हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे 10th क्लास एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सोल्ट्स। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें जानेंगे। बेसिक्स ऑफ एसिड बेस एंड सोल्ट्स, यानी कि बेसिक्स ऑफ एसिड और बेस और सोल्ट, यानी कि किसको हम एसिड बोलेंगे, किसको हम बेस बोलेंगे और किसको हम सोल्ट बोलेंगे। ठीक है, तो इनके बेसिक्स क्या क्या हैं और एसिड बेस और सोल्ट के। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, यानी कि जो एसिड्स और बेस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स या कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, क्या न्यू कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं, तो वो किसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टी में। ठीक है, तीसरा जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं द पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल की बात करेंगे। पीएच स्केल हमें स्ट्रेंथ मेजरमेंट के काम आता है, किसकी, कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है और कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे कि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है या वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है। तो वहाँ पे हम किसकी हेल्प से देखेंगे ये सब, पीएच स्केल की हेल्प से। ठीक है, और एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो कुछ सोल्ट्स की फॉर्मेशन करते हैं, तो वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट सोल्ट्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो देखो एसिड्स के बारे में हमने क्या सुना है कि भाई एसिड कौन होते हैं, जो कैसे होते हैं, खट्टे यानी कि सोर होते हैं। ठीक है, और बेसिस कौन होते हैं, जो क्या होते हैं, कड़वे या बिटर होते हैं, जो उनको हम मेनली क्या बोल देते हैं, टेस्ट के बेस पे बोलें तो जो कड़वे होंगे वो क्या कहलाते हैं, हमारे बेस कहलाते हैं, और जो खट्टे होते हैं, जो भी खट्टा पदार्थ होता है उनमें क्या होता है, हम मानते हैं कि भाई एसिड होता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि ये तो हो गया भाई, मतलब टेस्ट करके हम बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ एसिड है और कौन सी चीज़ बेस है। अब मान लो मैंने आपको कुछ ऐसी चीज़ दी, है ना, और मैंने पूछा आपसे कि भाई ये एसिड है या बेस है, तो आप बताओ। तो ठीक है, आपने कहा कि जो खट्टा होगा वो क्या होगा, एसिड होगा, और जो कड़वा होगा, बिटर होगा, वो क्या होगा, हमारा बेस होगा। लेकिन हर एक चीज़ तो हम टेस्ट नहीं कर सकते ना, है ना, क्या पता क्या कुछ पॉइजन हो या कुछ भी हो सकता है कि टेस्ट करने के बाद हम बताने लायक ही ना बचें कि भाई उसका कैसा टेस्ट था। ठीक है, तो इसलिए मतलब कि साइंटिस्टों ने क्या निकाला कि भाई ऐसा कुछ मेजरमेंट या ऐसा ऐसा कोई स्केल या ऐसा कुछ निकाला जाए कि भाई टेस्ट के बेस पे, मतलब टेस्ट करके तो हम बता सकते हैं, बट कई ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते, है ना, तो उसके बेसिस पे कुछ ना कुछ तो मतलब करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो उनको मतलब और तो उसके लिए उन्होंने क्या बनाए, कुछ इंडिकेटर्स बनाए। ठीक है, जो किसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एसिड और बेस को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, एसिड और बेस को क्या करेंगे, वो डिफ्रेंशिएट करेंगे, और उनकी एक एक ड्रॉप डालने से उन इंडिकेटर्स के ऊपर क्या हो जाएगा, या तो उनकी कलर में चेंज होगा कुछ, या उनकी स्मेल में चेंज होगा, और इस बेसिस पे हम बता सकते हैं कि भाई वो क्या है, एसिड है या बेस है। ठीक है, तो मेनली क्या बनाए, इंडिकेटर्स बनाए एसिड और बेस के बारे में पता करने के लिए। ठीक है, अब क्या है कि भाई ये इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं, हमारे इंडिकेटर्स हमारे हो सकते हैं मेन मेड भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मेन मेड जिसने आदमी ने बनाया, और नेचुरली जैसे कि हल्दी हो गया। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारे कपड़ों पे सब्जी वगैरह लग जाती है और जब हम इसको साबुन से धोते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है, रेड रेड ब्राउन कलर हो जाता है ना इसका। तो ये एक तरीके का उसके अंदर क्या है, हल्दी के अंदर, कि जब हम, और साबुन क्या है, हमारा बेस होता है, उसके अंदर एसिड होता है, तो जब वो बेस उसके साथ रिएक्शन करता है हल्दी के साथ, तो वो कैसा रंग ले लेता है, रेड कलर। ठीक है, तो ये एक नेचुरल हमारा इंडिकेटर्स हो गया जो हल्दी है। ठीक है, तो मेनली मैंने लिखा हुआ है कि भाई इंडिकेटर्स क्या होते हैं इसके बारे में।
ठीक है, देखते हैं क्या होते हैं इंडिकेटर्स। डेफिनेशन क्या है इंडिकेटर्स की। देयर आर मैनी सब्सटेंस विच शो वन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, कलर, odor in the acidic medium and a different property in the basic medium। ठीक है, कि ऐसे सब्सटेंस जो अलग अलग करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, चाहे वो कलर में शो करे, चाहे वो स्मेल में, एसिडिक और बेसिक मीडियम में। ठीक है, सच सब्सटेंस आर कॉल्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो उनको हम क्या कहते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर्स कहते हैं। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिकेटर्स वी हैव द फॉलोइंग टू टाइप ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स। मतलब इनकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है ना, तो उनके बेसिस पे हमने दो तरीके से डिवाइड कर दिया किसको, इंडिकेटर्स को। ठीक है, पहला टाइप कौन सा है, इंडिकेटर शोइंग डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। ऐसे इंडिकेटर्स जो कलर के द्वारा डिफ्रेंशिएट करते हैं एसिड और बेस को। और दूसरा, इंडिकेटर्स गिविंग डिफरेंट ऑर्डर्स इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। ठीक है, कि ऐसे इंडिकेटर्स जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में क्या करते हैं, हमारे अलग अलग स्मेल देते हैं। ठीक है, तो जो स्मेल के द्वारा डिफ्रेंशिएट करते हैं एसिड और बेस को, उनको हम क्या कहेंगे, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहा जाता है। ठीक है, अब देखो भाई, ये इंडिकेटर्स नेचुरल इंडिकेटर्स भी हो सकते हैं और बेसिक इंडिकेटर्स भी, मतलब नेचुरल इंडिकेटर्स भी हो सकते हैं और मेन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो नेचुरल इंडिकेटर्स में एक आता है हमारा लिटमस पेपर, है ना, जो किससे बनता है, लाइकेन से बनता है। ठीक है, और ये लिटमस पेपर दो कलर के होते हैं, ब्लू कलर का और एक रेड कलर का। ठीक है, दूसरा रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, यानी कि जो रेड कैबेज होती है ना, तो उसकी लीफ से कुछ हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो भी किसकी तरह बिहेव करेगा, नेचुरल इंडिकेटर की तरह। कुछ फ्लावर्स हैं जैसे फ्लावर ऑफ हाइड्रेजीनिया, ये भी किसकी तरह बिहेव करता है, हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स की तरह। और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया टर्मरिक भी किसका एग्जाम्पल है, नेचुरल इंडिकेटर्स का। ठीक है, अब देखो ये क्या करते हैं, और कुछ हैं, ये तो हो गए नेचुरल इंडिकेटर्स, कुछ हैं मेन मेड इंडिकेटर्स। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इंडिकेटर्स की हम बात करें, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर रेड और ब्लू दोनों कलर का होता है। ठीक है, तो लिटमस पेपर क्या करता है, अगर लिटमस पेपर हमारा रेड है और वो कैसा हो जाए, उस सॉल्यूशन की ड्रॉप्स डालने पे जिसका हमें मतलब टेस्ट करना है, अगर रेड लिटमस पेपर हमारा ब्लू हो जाता है तो इसका मतलब उसमें क्या है, बेस है। ठीक है, और एक ब्लू लिटमस पेपर हमारा रेड हो जाता है, इसका मतलब उसमें क्या है, एसिड है। ठीक है, यानी कि जब लिटमस पेपर रेड कलर का है और वो ब्लू हो जाए तो वो बेस है, और ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाए तो उसके अंदर क्या था, एसिड था। ठीक है, अब देखो अब क्या होता है कि मैंने जैसे कि तुम्हें बताया कि भाई लिटमस पेपर में क्या होगा, कलर चेंज होता है। अगर हमने ब्लू लिटमस पेपर लिया और वो कैसे कलर का हो गया, रेड कलर का, तो इसका मतलब उसमें क्या था, एसिड था। और जब हमने रेड लिया और वो ब्लू हो गया तो उसके अंदर उसमें क्या था, बेस था। इसी तरह से रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट हमने निकाला, अगर वो रेड कलर का हो गया, ठीक है, रेड कलर का हो गया तो वो उसमें क्या था, एसिड था। और अगर वो कैसा कलर का हो गया, ग्रीन कलर का हो गया तो उसमें क्या था, बेस था। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन में वो ग्रीन कलर का हो जाता है। इसी तरह से फ्लावर ऑफ हाइड्रेजीनिया की बात करें तो उसमें अगर वो कैसा कलर हो गया उस फ्लावर का, ब्लू, तो इसका मतलब उसके अंदर एसिडिक सॉल्यूशन था। और अगर उसमें हमने वो सॉल्यूशन डाला फ्लावर ऑफ हाइड्रेजीनिया के ऊपर और उसका कलर पिंक कलर हो गया तो इसका मतलब उसके अंदर क्या था, बेस प्रेजेंट था। ठीक है, इसी तरीके से टर्मरिक कैसी होती है, हमारी येलो होती है भाई। अगर येलो की येलो ही रहे, कुछ भी वो सॉल्यूशन डालने पे कुछ चेंज आए ही ना, तो उसके अंदर क्या है, एसिड था। और अगर हमने जैसे साबुन लगाया तो साबुन का नेचर कैसा होता है, सबको पता है, बेसिक होता है। तो बेस डालने पे अगर हल्दी का कलर कैसा हो जाए, रेड ब्राउन, तो इसका मतलब क्या था, उसके अंदर बेस था। ठीक है, तो ये थे हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स। कुछ होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स, जो कि
मेन मेड होते हैं, जैसे कि देखो फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन का कलर कैसा होता है भाई, कलरलेस होता है ये। लेकिन जब इसको एसिड, इसके ऊपर एसिडिक सॉल्यूशन मिलाया जाता है तो फिर भी ये सॉल्यूशन कैसा रहेगा, कलरलेस रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर एसिड है। अब फिनोप्थलीन के अंदर कोई सॉल्यूशन डाला गया और उसका कलर चेंज हो गया और वो पिंक कलर का हो गया, इसका मतलब वो सॉल्यूशन कैसा था, बेसिक था। इसी तरीके से मैथिल ऑरेंज होता है, ऑरेंज कलर का। अगर वो ऑरेंज कलर किसी भी तरीके के सॉल्यूशन या किसी भी चीज़ का हमें पता लगाना है कि वो एसिड और बेस है, जब उसमें डाला जाता है, अगर वो ऑरेंज कलर रेड कलर में कन्वर्ट हो गया तो वो क्या था, एसिड था। और अगर वो येलो कलर में कन्वर्ट हो गया तो वो कैसा था, बेसिक सॉल्यूशन था। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल है ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के। ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं कि भाई जो स्मेल में चेंज करके उसके थ्रू बताते हैं कि भाई ये एसिड था या बेस था। जैसे अनियन की बात करें तो अनियन का कलर कैसा होता है, पिंक होता है ना। तो इसमें अगर हमने कोई मतलब क्या करना है कि पता करना है कि भाई जो अनियन है उसकी स्मेल कैसी होती है, इंटेंसिटी बहुत तेज होती है। ठीक है, और अगर वो स्मेल उस सॉल्यूशन के डालने पे प्याज की स्मेल चली जाए तो इसका मतलब उसमें क्या डाला हमने, बेसिक सॉल्यूशन डाला है। बेसिक सॉल्यूशन डालने पर उसमें उसकी स्मेल गायब हो जाती है। वनीला एसेंस होता है, उसकी स्मेल्स अगर रिटेंस रहती है किसी भी सॉल्यूशन के डालने पे तो इसका मतलब वो क्या है, एसिड है ना। और अगर बेस है तो वो स्मेल गायब हो जाएगी। जैसे क्लोव ऑयल है तो उसकी स्मेल भी ऐसे की ऐसी रहेगी, जबकि अगर वो अपनी स्मेल लूज कर दे तो उसके अंदर क्या था, बेसिक सॉल्यूशन था। तो ये है हमारे ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, बस इसी के थ्रू मैंने क्या बनाए, नोट्स बनाए। मेनली यही दे रखा है इसमें, आप पढ़ोगे तो वही है पूरा। ठीक है, यहाँ पे अब कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं एनसीईआरटी में। देखो ये क्वेश्चन क्या है, यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब, one of them contains distilled water and the other 2 contain an acidic solution or a basic solution respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? मान लो तुम्हारे पास क्या है, 3 टेस्ट ट्यूब है, एक में वाटर है, एक में क्या है, हमने एसिडिक सॉल्यूशन भरा और एक में क्या भरा, बेसिक सॉल्यूशन भरा, और तुम्हारे पास एक ही लिटमस पेपर है जिसका कलर कैसा है, रेड। तो देखो कैसे पता करोगे कि भाई किस में एसिड है, किस में बेस है और किस में न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो देखो रेड कलर का लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में। तो सबसे पहले हम रेड को डालेंगे। ठीक है, रेड लिटमस पेपर को जिस सॉल्यूशन में डालने पे उसका कलर चेंज हो जाए तो वो क्या है, वो बेस है, क्योंकि रेड लिटमस पेपर बेस की प्रेजेंस में ब्लू में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब उस ब्लू वाले लिटमस पेपर को हम जिस सॉल्यूशन में डालने पे वे फिर से रेड हो जाए वो क्या है, हमारा एसिड है, क्योंकि ब्लू लिटमस पेपर एसिड की प्रेजेंस में रेड में कन्वर्ट हो जाता है। और वो मतलब उसका कलर चेंज ही ना हो तो इसका मतलब उसके अंदर क्या है, वाटर है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखो कुछ दे रखे हैं, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टी एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस इन द लेबोरेटरी। यहाँ पे क्या दे रखा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स एंड बेस दे रखे हैं, उनके एग्जाम्पल्स हैं। तो उनको क्या करना है आपने, यहाँ पे सैम्पल हैं ये जो ऊपर दे रखे हैं, HCl, NaOH, CH3COH, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना। तो और इनको क्या करना है, एक बार इनका टेस्ट करना है रेड लिटमस पेपर सॉल्यूशन के साथ, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के साथ, फिनोप्थलीन के सॉल्यूशन के साथ और फिर मैथिल ऑरेंज के साथ। तो देखो सबसे पहले हमने क्या लिया, HCl लिया समझो। ठीक है, तो HCl रेड लिटमस पेपर के साथ भाई, क्योंकि क्या नाम है, जो एसिड होता है वो रेड लिटमस पेपर उसका मतलब रेड ही रहता है एसिडिक मीडियम में, तो HCl डालने पे रेड लिटमस पेपर में नो चेंज। लेकिन जैसे ही हमने बेसिक सॉल्यूशन डाला उसके अंदर तो क्या हो गया, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाला तो क्या हो गया, वो रेड लिटमस मतलब HCl के ऊपर करने पे वो ब्लू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर पे अगर हमने HCl डाला तो हमें पता है कि ब्लू लिटमस पेपर एसिडिक सॉल्यूशन की प्रेजेंस में रेड में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। फिनोप्थलीन सॉल्यूशन
कलरलेस ही होता है और वो एसिडिक मीडियम में कलरलेस ही रहेगा। ठीक है, मैथिल ऑरेंज तो उसका कलर कैसा रहेगा, ऑरेंज ही रहेगा, है ना, नो चेंज इन कलर रहेगा। अब NaOH कैसा है हमारा, NaOH कैसा है, बेसिक नेचर होता है इसका। तो इसको अगर हम रेड लिटमस पेपर के सॉल्यूशन में मतलब के ऊपर डाल लेंगे तो रेड लिटमस पेपर कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन की प्रेजेंस में। और ब्लू लिटमस पेपर में नो चेंज रहेगा, क्योंकि ब्लू लिटमस पेपर की प्रेजेंस, ब्लू लिटमस पेपर बेस की प्रेजेंस में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है कलर में। फिनोप्थलीन का कलर कैसा हो जाएगा भाई, येलो हो जाएगा बेस डालने पे। और मैथिल ऑरेंज का कलर बेस डालने पे कैसा हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। इसी तरीके से CH3COOH जिसका नेचर क्या है, एसिडिक है, तो रेड लिटमस पेपर में नो चेंज होगा। ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर में क्या होगा, ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाएगा क्योंकि भाई एसिडिक है। और फिनोप्थलीन कलरलेस ही रहता है एसिडिक की प्रेजेंस में। और मैथिल ऑरेंज का कलर कैसा हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, बेस की प्रेजेंस में रेड लिटमस पेपर कैसा हो जाता है, रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है। ब्लू लिटमस पेपर में नो चेंज, क्योंकि ब्लू बेस की प्रेजेंस में ब्लू ही रहता है। फिनोप्थलीन पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा बेस की प्रेजेंस में। और मैथिल ऑरेंज कैसा कलर, बेस की प्रेजेंस में येलो कलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हमें मतलब किसके थ्रू बताते हैं, जो हमें मतलब लिटमस पेपर के थ्रू हम इनका टेस्ट कर सकते हैं। और वो सॉल्यूशन जो स्मेल के बेसिस पे बताते हैं उनको हम क्या कहेंगे, ओल्फैक्टरी, जैसे मैंने तुम्हें बता दिया है। ठीक है, अब यही है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का पता लगाने के लिए कि ये 2.2 एक्टिविटी है कि क्या करो कि फाइनली चॉप अनियन लो, प्लास्टिक के बैग में भर दो। ठीक है, उसके बाद टाइटली बांध दो इस बैग को और कुछ मतलब ओवरनाइट छोड़ दो फ्रिज के अंदर। अब इन कपड़े का यूज करो एसिड और बेस का टेस्ट करने के लिए। ठीक है, टेक 2 ऑफ दीज क्लॉथ स्ट्रिप्स एंड चेक देयर ओडर्स, है ना। तो कैसी ही आती है, उनके अंदर बहुत ही तीखी स्मेल आ रही होती है ना। कीप देम ऑन क्लीन सरफेस एंड पुट ए फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन, उस कपड़ों के ऊपर क्या डाल दो, HCl सॉल्यूशन डाल दो ऑन 1 स्ट्रिप्स। Na के ऊपर क्या डाल दो, कुछ ड्रॉप्स डाल दो NaOH की। तो देखो प्याज की स्मेल एसिड डालने पे तो एसिडिक की है, कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, तो उनकी स्मेल ऐसे कैसी बनी रहेगी। लेकिन जैसे ही हमने बेसिक सॉल्यूशन NaOH डाला तो उसकी स्मेल गायब हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने तुम्हें पहले ही समझाया है। इसी तरीके से इसमें इन्होंने क्या करा है कि अब क्या करो कि मतलब क्या लो, वनीला एसेंस लो और क्लोएल लो, है ना। तो और उसके साथ भी करो तो सेम होगा कि HCl सॉल्यूशन डालने पे तो ऐसे कैसे बनी रहेगी दोनों की स्मेल, और NaOH की कुछ ड्रॉप्स डालने पे इनकी स्मेल कैसी हो जाएगी, गायब हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि ये एसिडिक नेचर में है या बेसिक नेचर में है। ये है हमारा सेकेंड 2.2 एक्टिविटी। ठीक है, अब देखो अब क्या बात आती है कि भाई एसिड्स क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं। ठीक है, हमने देख लिया भाई किसके बेसिस पे बात की हमने, भाई इनका टेस्ट है वो कैसा होता है। ठीक है, उसके बेसिस पे हमने बात की। लेकिन क्या होता है कि भाई मेनली एसिड्स क्या होते हैं कि हमने देखा, अब हम बोल सकते हैं कि एसिड किसको बोलेंगे हम, एसिड क्या है, एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच हैव ए श्योर टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देगा, रेड में चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये है हमारा एसिड्स जो स्वाद में खट्टे होते हैं और ब्लू को रेड में चेंज कर देंगे। तो जैसे ऑरेंज हो गया, एप्पल, लेमन, ग्रेप्स, गुआवा, इमली, विनेगर, हनी बी, सब में क्या होता है, एसिड्स होता है। ठीक है, अब देखो सोर्स ऑफ डिफरेंट एसिड्स क्या क्या है, सोर्स ऑफ लेमन के अंदर कौन सा एसिड होता है हमारा, सिट्रिक एसिड, टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड, ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड, इमली में भी टार्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड होता है मिल्क के अंदर, जो आंट होती है चिट्टी होती है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, एप्पल के अंदर मैलेइक एसिड होता है और विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हुए एग्जाम्पल, ऑक्जेलिक एसिड किस में होता है
टोमेटो के अंदर होता है ऑक्जेलिक। एसिटिक एसिड विनेगर में होता है। सिट्रिक एसिड लेमन और ऑरेंज वगैरह में होता है, जो सिट्रस फ्रूट होते हैं। टार्ट्रिक एसिड टर्मरिक और ग्रेप्स में होता है। एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी ऑल सिट्रस फ्रूट्स। लैक्टिक एसिड मिल्क और योगर्ट में होता है। मैलिक एसिड एप्पल और पियर्स में होता है। फॉर्मिक एसिड आंट या बी जो मधुमक्खी होती है के स्टिंग्स में होता है। अमीनो एसिड प्रोटीन में होता है और यूरिक एसिड यूरिन में होता है। तो ये होते हैं हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स जो अलग अलग हमारे उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी एसिड्स और बेस की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल्स, कि एसिड और बेस हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होता है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस के अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम एक एक्टिविटी को समझने की कोशिश करते हैं। एक्टिविटी 2.3 इसमें क्या दे रखा है कि एक एपरेटस जैसे इसमें दिखाया गया है बुक्स में, है ना, इसकी तरह हम इसको सेट करते हैं। एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और इसकी सहायता से हम इसको यहाँ पे सेट कर देते हैं। यहाँ पे क्या है सॉल्यूशन, साबुन का सॉल्यूशन है और यहाँ पे एक नली की हेल्प से जो भी निकलेगा वो यहाँ पे हम इसको अटैच कर देते हैं सोप सॉल्यूशन से। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या करा है उन्होंने, जो हमने ये टेस्ट ट्यूब ली है इसके अंदर हम क्या करेंगे 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 ऐड करेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, और कुछ पीसेज हम किसके ऐड करेंगे जिंक के। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेनुल्स। ठीक है, पास द गैस बीइंग इवोल्व थ्रू द सोप सॉल्यूशंस, व्हाई आर बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सॉल्यूशंस, टेक ए बर्निंग कैंडल नियर ए गैस फिल्ड बबल, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, रिपीट दिस एक्टिविटी सम मोर एसिड्स। ठीक है, मतलब क्या करो कि एक टेस्ट ट्यूब लो, उसके अंदर क्या करो H2SO4 डाल दो और कुछ जिंक के ग्रेनुल्स डाल दो और उसको दिए गए सेटअप के अनुसार उसमें से जो एक नली से अटैच करके उसको सोप सॉल्यूशन के अंदर छोड़ दो, और उसमें क्या होगा कि वो जो सोप सॉल्यूशन है उनमें से कुछ बुलबुले निकलेंगे, तो उसको क्या करो कैंडल वहाँ पे क्या करो कैंडल की हेल्प से वहाँ पे लेके जाओ उन गैस बुलबुलों के पास और देखो कि भाई क्या हो रहा है, ये सारे ऑब्जर्वेशन करो। तो देखो क्या होता है कि जब एसिड्स रिएक्ट करते हैं ना किसके साथ, यहाँ पे H2SO4 क्या है हमारा एसिड्स है और जिंक क्या है मेटल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली हमने देखा है कि हाउ डू एसिड्स बेस रिएक्ट विद मेटल्स, यानी कि एसिड और बेस किस तरीके से मेटल के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो जब एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं ना मेटल्स के साथ तो क्या होता है कि जब देखो रिएक्शंस विद मेटल्स, देखो रिएक्शंस विद मेटल, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेस, रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल के साथ जब रिएक्शन करते हैं एसिड एंड बेस, एसिड लाइक डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4। अब देखो डाइल्यूट क्या होता है कि हम थोड़ा सा उनमें क्या मिला दें, पानी मिला दें। ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे डाइल्यूट हो गया भाई, उनकी कंसंट्रेशन कम हो गया, हमने उसमें क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। और हमेशा याद रखना कि कभी भी एसिड में डायरेक्ट पानी नहीं मिलाते और पानी के अंदर क्या डाला जाता है, धीरे धीरे करके एसिड्स डाला जाता है, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ही एक्जोथर्मिक या विगेरियस टाइप होती है, तो धमाका होने का डर रहता है। तो जब भी हमें डाइल्यूट करना हो HCl और H2SO4 को तो हम पानी के अंदर एसिड डालते हैं, ना कि एसिड के अंदर पानी डालेंगे। ठीक है, तो देखो डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HCl लिया, रिएक्ट विद सर्टेन एक्टिव मेटल लाइक जिंक आयरन एटसेट्रा टू फॉर्म सोल्ट एंड इवोल्व्स H2 गैस। तो इससे क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस बन जाती है। जब कोई भी मेटल किसके साथ एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो उसका करस्पॉन्डिंग सोल्ट बनाता है वो, और साथ में क्या बनाता है हाइड्रोजन गैस निकलती है।
Thus, these acids or substance containing these kind of acids should not be kept in metal container। ठीक है, और एसिड्स को इसीलिए हम क्या करते हैं, किसी भी तरीके के मेटल कंटेनर में नहीं रख सकते, क्योंकि एसिड्स उन मेटल के साथ रिएक्शन करके कोई अदर ही कंपाउंड्स बना लेते हैं। तो इसलिए हम एसिड्स को मेटल के कंटेनर में नहीं रखते, कांच की बोतल में रखा जाता है। ठीक है, तो मेटल, ठीक है, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड्स आपस में रिएक्शन करके उसका करस्पॉन्डिंग क्या बनाएंगे, सोल्ट बनाते हैं, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, ये है एसिड्स और बेस की आपस में रिएक्शंस। ठीक है, अब देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या दे रखा है इसके बारे में। देखो, note that the metal in the above reaction displace hydrogen from the acids। यानी कि एसिड से जो मेटल्स हैं वो किसको डिस्प्लेस कर देती हैं, हाइड्रोजन को। ठीक है, और दिस इज सीन एज और वो हाइड्रोजन गैस के रूप में क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। डिस्प्लेस कौन करता है भाई किसी भी चीज़ को, जो स्ट्रोंग हो वो बेचारे, जो कमज़ोर वीक होता है उसको हटा देता है। तो जो हमारे मेटल्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, आसानी से क्या दे सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेटल्स हैं। अब देखो, जब उसके साथ HCl या H2SO4 होता है, उसके अंदर जो हाइड्रोजन होता है ना वो भी एक तरीके से इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, लेकिन वो खुद से नहीं होता, वहाँ पे जो Cl और जो मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट जो उससे जुड़े रहते हैं ना, तो वो उसका इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो वो H+ की फॉर्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो जो हमारे मेटल्स हैं, मोर रिएक्टिव मेटल्स, वो हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो मेटल के पास तो क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो क्या बोलेंगे, जो हमारे नॉन मेटल्स, या मैं बोल दूँ जो हाइड्रोजन के साथ अदर एलिमेंट्स जुड़े रहते हैं मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो कहेंगे कि भाई हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स क्यों लेना, मेरे पास तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन है तो मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, तो वो क्या करेंगे भाई, मेटल्स के साथ रिएक्शन करके उसका करस्पॉन्डिंग साल्ट बना लेंगे, और बेचारा हाइड्रोजन अकेला रह जाएगा, जो दूसरे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके वो क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस बना लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, क्या होता है कि द मेटल कंबाइंस विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एसिड्स एंड फॉर्म ए कंपाउंड कॉल्ड ए सॉल्ट। ठीक है, और दस रिएक्शन ऑफ ए मेटल विद एन एसिड कैन बी समराइज। इस तरीके से एसिड प्लस मेटल आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सोल्ट बनाते हैं, और साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब इसी तरीके से ये एक्टिविटी 2.4 दे रखी है, इसमें भी उन्होंने क्या करा है, सेम, बस उसकी जगह क्या लिया है, अब की बार उन्होंने बेसिक सॉल्यूशन ले लिया और उसके अंदर जिंक के कुछ ग्रेनुल्स डाल ले, तो भी क्या होगा भाई, वो करस्पॉन्डिंग अपना क्या बना लेगा, सोल्ट बना लेगा, और साथ में क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस, है ना। लेकिन ये रिएक्शंस बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसे कैसे एग्जाम में आ जाती है, क्यों, क्योंकि भाई ऐसा नहीं है कि ये सारे बेसेस के साथ सेम रिएक्शंस होती है, यानी कि सारे बेस हैं वो सोल्ट बनाएंगे, नहीं, कुछ कुछ सेलेक्टिव सोल्ट बेसिस होते हैं जो मेटल्स के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, सोल्ट बनाते हैं। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक की रिएक्शन कराने के बाद सोडियम जिंकेट, सोडियम प्लस जिंक का सोल्ट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। ये रिएक्शन थी हमारे बेस की, है ना। अब देखो, अगला हमारा आता है, हाउ डू मेटल्स कार्बोनेट्स एंड मेटल्स हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स, है ना, किस तरीके से रिएक्शंस करते हैं। तो देखो, इसमें भी एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 2.5। इसमें क्या है कि भाई क्या लो, दो टेस्ट ट्यूब लो, उसको ए और बी से नाम दे दो। ठीक है, उसमें एक में 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट लो, यानी कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या लो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3। अब दोनों में ही क्या करो, HCl सॉल्यूशन ऐड कर दो दोनों टेस्ट ट्यूब में। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करते हो, पास द गैस प्रोड्यूस इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर, और जो वहाँ से हमें गैस मिलती है उसको लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो सॉल्यूशन होता है उससे पास करो, और देखो कि तुम क्या ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, तो मेनली ये रिएक्शन किसकी है, मेटल के साथ रिएक्शन करवाई गई है,
किसकी, मेटल के साथ रिएक्शन करवाई गई है हमारी हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की और कार्बोनेट्स की। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं ये देखते हम। ठीक है, क्या है देखो, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ठीक है, जैसे कि लाइम स्टोन, चौक, मार्बल्स, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट्स की डिफरेंट फॉर्म है। ठीक है, तो देखो, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू प्रोड्यूस देयर करस्पॉन्डिंग सॉल्ट CO2 एंड वाटर। ठीक है, मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की रिएक्शन जब हम एसिड के साथ कराएंगे बेटा, तो क्या मिलता है हमें, एक तो सोल्ट मिलता है उसके करस्पॉन्डिंग, प्लस साथ में क्या मिलता है, CO2 गैस मिलती है और प्लस वाटर निकलता है। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि वो रिएक्शन में कभी तो बना के दे देगा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और कभी नहीं बना के देगा। इसी तरीके से मेटल कार्बोनेट कभी बना के दे देगा, कभी नहीं बना के देगा। तो इसका फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं कि जब हम कार्बोनिक एसिड H2CO3 की रिएक्शन जब कैल्शियम या किसी भी मेटल से कराते हैं, तो वो मेटल कार्बोनिक एसिड H2CO3 के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्लस कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि मेटल कार्बोनेट बना लेता है। इसी तरीके से हम क्या बना सकते हैं, इसी तरीके से बाइकार्बोनेट बना सकते हैं हम। ठीक है, H2CO3 प्लस सोडियम की रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या बन जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट्स प्लस साथ में क्या निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब ये बन गया। अब इसकी रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शंस एसिड से कराएंगे। तो उसका करस्पॉन्डिंग क्या बन जाता है, सोल्ट बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बन गया, CO2 गैस निकलेगी और साथ में वाटर। ठीक है, और यहाँ पे जो CO3 आयन है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेनली CO2 में ड्यू टू स्टेबिलिटी। ठीक है, अब इसी तरह से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन HCl से कराएंगे तो करस्पॉन्डिंग सोल्ट CO2 और प्लस साथ में क्या निकल जाएगा, वाटर निकलेगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि यहाँ पे भी स्टेबिलिटी की वजह से HCO3 आयन्स हैं वो किस में टूट जाएंगे, CO2 प्लस OH माइनस आयन्स में। ठीक है, तो इससे ये CO2 गैस निकलती है और उसके साथ मिलके H के साथ मिलके OH क्या बना लेता है, वाटर बना लेता है। ठीक है, अब देखो CO2 गैस का हमने आगे क्या करना है, लाइम वाटर टेस्ट करना है। इसमें क्या करना है कि जो हमने CO2 गैस यहाँ पे निकली उसमें से हमें लाइम वाटर पास करना है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हम देखेंगे कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम इसमें से प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, पास आउट करते हैं तो कि कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है हमें, वाइट PPT मिलता है और साथ में क्या मिलता है, वाटर मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको CO2 को ज़्यादा देर तक क्या करें, उसमें पास करें एक्सेस में, तो किसकी फॉर्मेशन कर लेता है ये, एक्सेस में पास करने पर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है और जो मिल्कीनेस होती है ना वो क्या हो जाता है, इसका दूधिया जो रंग होता है, मिल्कीनेस होती है, वो डिसअपीयर हो जाती है। ठीक है, तो ये है एक्टिविटी नंबर 2.5। ठीक है, अब देखो इसमें क्या दे रखा है, एक बार हम देख लेते हैं। कुछ नहीं है, वो ये रिएक्शन करवाई, करस्पॉन्डिंग साल्ट और CO2 और वाटर निकला दोनों से। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वो पास आउट करा CO2 में से, तो क्या बना हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट प्रेसिपिटेट मिला हमें। और जब हम इसको एक्सिस में क्या कर देंगे, एक्सिस में CO2 को पास करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये एक मिल्कीनेस गायब हो जाती है और एक सोल्यूबल इन वाटर जो कि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होता है उसका एक्वस सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो मेनली क्या है, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करके सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। ठीक है, अब देखो अगला हमारा है हाउ डू एसिड एंड बेसिज रिएक्ट विद ईच अदर, यानी कि जब एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन करवाया जाता है तो वो किस तरीके से रिएक्शन करते हैं, उसके लिए भी हमें एक्टिविटी 2.6 दे रखी है। ठीक है, उसमें उन्होंने क्या बोला है कि क्या लो, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड लो और उसमें कुछ ड्रॉप्स ऐड करो फिनोप्थलीन की। ठीक है, फिनोप्थलीन का नेचर कैसा होता है, कलरलेस एसिडिक होता है। तो जब हम NaOH के अंदर
ऐड करेंगे उसको तो क्या होगा भाई, इसका कलर कैसा हो जाता है, फिनोप्थिलीन का कलर। NaOH ऐड करने पे उसका कलर फिनोप्थिलीन, जब हमने देखा था पीछे कि यहाँ पे कि फिनोप्थिलीन में जब हमने क्या ऐड करा था, फिनोप्थिलीन के अंदर जब हमने NaOH सॉल्यूशन ऐड करा था तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, उसका कलर येलो हो जाता है ना। अब फिर उसके बाद येलो कलर हो जाने के बाद उसमें दोबारा से HCl ऐड करो तो उसका कलर कैसा हो जाएगा भाई, HCl ऐड करते ही उसका कलर में क्या चेंज आएगा ये ऑब्जर्व करो। उसके बाद क्या करो कि वाई डिड द कलर ऑफ फिनोप्थिलीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एन एसिड। अभी हमने NaOH ऐड करा फिनोप्थिलीन के अंदर तो उसका सॉल्यूशन कैसा हो गया, येलो कलर का, क्योंकि वो बेसिक हो गया। अब बेस के अंदर जब एसिड मतलब है वो एसिड ऐड करेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, फिर से कलरलेस हो जाएगा भाई, ठीक है। नाउ ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH टू द अबाव मिक्सचर, फिर दोबारा से ऐड करो NaOH तो क्या होगा, फिर वो कलर हो जाएगा, ठीक है। डज द पिंक कलर ऑफ फिनोप्थिलीन रीअपियर, तो NaOH ऐड करने के बाद क्या वो दोबारा से जो पिंक कलर है, सॉरी येलो बोल रही हूँ मैं, जो पिंक कलर है वो कैसा हो जाएगा, उसका क्या रीअपियर होता है। तो वाई डू यू थिंक दिस हैज हैपन्ड, और तुम क्या सोचते हो, हाँ भाई रीअपियर हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं वो सॉल्यूशन कैसा हो गया है, HCl जो NaOH ऐड करने के बाद वो बेसिक हो गया, और बेसिक सॉल्यूशंस के अंदर फिनोप्थिलीन कैसा रंग देता है, पिंक कलर देता है, ठीक है। तो ये है हमारा कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, और जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं है ना, तो क्या होता है, एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, इन दिस रिएक्शन एन एसिड न्यूट्रलाइज ए बेस, ठीक है। एसिड और बेस आपस में जो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है, तो ये एसिड और बेस एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, है ना। तो इसी ही और हो सकता है कि अगर बेस में हम एसिड डालें तो वो एसिड को न्यूट्रीफाई कर दे, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शंस हमारी क्या कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बोलते हैं हम इसको, ठीक है। न्यूट्रल कर दिया, एसिड प्लस बेस प्लस क्या मिला, सोल्ट प्लस वाटर बन गया, ठीक है। इसी तरीके से HCl प्लस NaOH, ठीक है, इसको हमने क्या करा, ऐड किया एक दूसरे में, तो इसका करस्पॉन्डिंग सोल्ट प्लस वाटर मिल गया। इसी तरीके से H2SO4 के साथ हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड करा तो उसका करस्पॉन्डिंग साल्ट पोटेशियम सल्फेट प्लस वाटर मिल गया, ठीक है। तो मेनली क्या है, यही दे रखा है कि जब हम एसिड और बेस को आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करवाते हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग सोल्ट मिलता है, और सोल्ट और बेस एक दूसरे के प्रभाव को, इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, कि जब बेस और एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या फॉर्मेशन होती है, सोल्ट प्लस वाटर की। अब देखो अगला है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स, ठीक है, कि मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं जब वो एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। देखो एक्टिविटी दे रखी है 2.7, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन ए बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड का, मेटल का ऑक्साइड लिया हमने, उसमें कुछ क्या डालो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालो, धीरे धीरे हिलाते हुए। नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, व्हाट हैज हैपन टू द कॉपर ऑक्साइड, क्या होता है उसके अंदर। तो देखो इससे क्या होता है कि हमने देखा इसमें क्या दे रखा है NCERT में कि द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजोल, ठीक है। उसके अंदर क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड डिजोल हो जाता है जब हम उसके अंदर क्या डालते हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड इन द रिएक्शंस। ये ब्लू ग्रीन कलर का जो सॉल्यूशन बनता है ना, जब हमने उसके अंदर HCl डाला तो उसने क्या बना लिया, कॉपर प्लस 2 आयन बना लिया, यानी कि कॉपर क्लोराइड बनाया उसने,
और इस तरीके से उसका कलर कैसा हो गया, ब्लू ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। द जनरल रिएक्शन बिटवीन ए मेटल ऑक्साइड एंड एन एसिड कैन बी रिटन एज, देखो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड का आपस में रिएक्शन करा तो सोल्ट प्लस वाटर बना। अब देखो इससे पहले हमने एसिड और बेस की जब रिएक्शन कराई थी तब भी सेम प्रोडक्ट बन रहा था, तो इसका मतलब एसिड की तो हमने रिएक्शन कराई विद मेटल ऑक्साइड, तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा हुआ, कहीं ना कहीं बेसिक नेचर हुआ, तभी तो मेटल ऑक्साइड यानी कि बेसिक नेचर वाला कंपाउंड्स प्लस एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, सोल्ट एंड वाटर बना रहा है। तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर होता है। ठीक है, अब देखो ये मैंने लिखा है थोड़ा सा इसमें, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स, एसिड रिएक्ट्स विद सर्टेन मेटल ऑक्साइड्स बीइंग बेसिक इन नेचर ऑल्सो कोल्ड मेटल ऑक्साइड्स, जिनका नेचर कैसा होता है भाई, बेसिक होता है, टू फॉर्म एंड सोल्ट एंड वाटर, क्या बनाते हैं, सोल्ट एंड वाटर बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड्स सोल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड्स जब मतलब इसका सेम प्रोडक्ट जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन कर रहे थे तो भी हमें मिला था, तो मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा हो गया बेटा, बेसिक नेचर हो गया। तो बेस और एसिड आपस में रिएक्शन करके सोल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, जबकि मेटल एसिड के साथ सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, इसी तरीके से ये मेटल ऑक्साइड है, ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो उसका करस्पॉन्डिंग सोल्ट प्लस वाटर बनाएगा, इसी तरीके से यही है। और एसिड प्लस बेस भी आपस में क्या बनाते हैं, सोल्ट बनाते हैं। तो मतलब इससे क्या कंक्लूजन निकला कि मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है, मेटल ऑक्साइड्स जो भी हैं, है ना। अब देखो नॉन मेटलिक ऑक्साइड भी होते हैं, तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड यानी कि CO2, SO2, NO2 ये सारे क्या है, नॉन मेटलिक, तो इनका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है इनका नेचर। ठीक है, कैसा होता है, एसिडिक होता है, यहाँ हम इस पे जानेंगे। नॉन मेटलिक के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो क्या होता है, देखो सेम वही होता है कि जब हम नॉन मेटल के साथ रिएक्शन ऑफ नॉन मेटलिक ऑक्साइड विद बेस, नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स जब बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है भाई, एसिडिक होता है, तो वो भी उसके करस्पॉन्डिंग क्या बनाएंगे, सोल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो नॉन मेटलिक का क्या होता है, नॉन मेटलिक का नेचर कैसा होता है हमारा, एसिडिक होता है, और एसिड प्लस बेस मिलके सोल्ट की फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, इस प्रोड्यूस विद द कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस ए सोल्ट। अगर देखो हम यहाँ पे CO2 प्लस बेस यानी कि NaOH की रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा, उसका करस्पॉन्डिंग सोल्ट क्या बनेगा, इसका करस्पॉन्डिंग सोल्ट बन जाएगा, और साथ में क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। ठीक है, तो बेस के साथ जब इसके रिएक्शन कराते हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग सोल्ट प्लस क्या बन जाता है, वाटर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा रिएक्शंस ऑफ, या मैं बोल दूँ केमिकल नेचर ऑफ एसिड एंड बेस। अब देखो आगे ये है कि व्हाट डू ऑल एसिड्स ऑल बेसिस हैव इन कॉमन, कि ऑल एसिड्स और ऑल बेस के अंदर कॉमन क्या होता है। तो देखो इसके लिए उन्होंने एक सेटअप या एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है 2.8। इसने क्या करा है कि कुछ अलग अलग सॉल्यूशन लो, डिफरेंट टाइप के, ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। उसमें क्या करो कि फिक्स 2 नेल्स, है ना, नेल्स को फिक्स कर दो उनके अंदर, एंड प्लेस द कॉर्क इन ए 100 ml बीकर। ठीक है, तो उसको कॉर्क की हेल्प से मतलब कॉर्क लो और उसमें 2 नेल्स को फिक्स कर दो, और ये सॉल्यूशन डिफरेंट सॉल्यूशंस लो, कनेक्ट द नेल्स। अब इसको क्या कर दिया हमने, बैटरी की सहायता से क्या कर दो, मतलब कनेक्ट कर दो, और उसमें क्या लगा दो, यहाँ पे बल्ब लगा दो। तो हम डिफरेंट सॉल्यूशन भर के ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है या नहीं होती, किस सॉल्यूशन के डालने पे ये बल्ब जलता है। तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करा, तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने पाया कि द बल्ब विल स्टार्ट ग्रोइंग इन द केस एसिड्स, है ना। एसिड के केस में बल्ब क्या हो जाता है, जलना शुरू हो जाता है, जबकि ग्लूकोज और अल्कोहल सॉल्यूशन के
सॉल्यूशन जब हम डालते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है ना। ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कहीं ना कहीं सर्किट पूरा हो रहा है और इसीलिए हमारा जो हमने एसिड डाला उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो रहा है, फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, तभी तो बल्ब जल रहा है। द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द सॉल्यूशंस बाय आयंस। तो इसके अंदर क्या है, कुछ ना कुछ आयंस हैं, तभी तो ये करंट प्रवाहित हो रहा है। सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन एसिड इज H+, दिस सजेस्ट दैट एसिड रिड्यूस हाइड्रोजन आयंस H+ इन सॉल्यूशन विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो और जबकि ग्लूकोज और जो अल्कोहल है वो ऐसे मतलब वाटर के अंदर H+ रिड्यूस नहीं करते हैं, तो इसलिए उनके अंदर क्या नहीं होता है, उनके अंदर हमारा क्या नहीं होता है, उसके अंदर ही वो जो है बल्ब नहीं जलता है क्योंकि वहाँ पे आयन प्रेजेंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने मेनली करा कि भाई क्या हुआ, सबसे पहले कि जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन में जाके क्या देंगे, H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं। और यही किसकी थ्योरी थी, हमारी आर्हेनियस की थ्योरी थी। ठीक है, तो इसमें देखो मेनली क्या होता है कि इसमें क्या होता है, एक्वस मीडियम के अंदर कोई भी सब्सटेंस क्या रिलीज कर दे H+ आयन, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। ठीक है, अब और ये जो सबस्टेंस हैं कौन से हैं जो H+ आयंस देंगे, वो सबस्टेंस जिनमें हाइड्रोजन आयन मोर नेगेटिव एलिमेंट्स जैसे कि ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, इन सब से जुड़ा होगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H+ में। लेकिन उनकी शर्त है कि वो एसिडिक सॉल्यूशंस जो हैं हमारे वो H+ कब देंगे, वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही देंगे। ठीक है, तो जो एसिड है वो क्या देता है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन देता है। ठीक है, तो ये होता है इसके अंदर। अब देखो हम बात करते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड किसको कहते हैं। ठीक है, अब देखो कोई भी एसिड अपने अंदर क्या करता है, H+ आयन निकालता है। ठीक है, जो जिसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता, जिसका नेचर कैसा होता है, अपोजिट होता है बेस के, एसिड का नेचर। ठीक है, तो वो जितने H+ आयन निकालेगा वो क्या काम करेंगे भाई, बेस को न्यूट्रलाइज करने के काम आते हैं। ठीक है, तो अगर H+ आयन निकला तो वो एक है OH- आयन को क्या करेगा भाई, न्यूट्रलाइज करेगा। दो निकले तो दो बेस को न्यूट्रलाइज करेंगे, एक मोल H+ आयन, एक मोल OH- आयन को न्यूट्रलाइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जितना कोई भी एसिड्स क्या देता है, H+ आयन्स निकालता है अपने अंदर से, तो कितने H+ आयन निकालता है वही उसकी क्या कहलाती है, बेसिसिटी कहलाती है। बेसिसिटी क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि वही एसिड्स को क्या करने में, बेस को न्यूट्रलाइज करने में काम आती है, तो इसलिए उसको बेसिसिटी ऑफ एसिड्स कहा जाता है। तो क्या होती है बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड मे बी डिफाइन एज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स present in an acid which it can release when dissolved in water or in aqueous solution। जैसे कि एग्जाम्पल देखो। ठीक है, अब एक बार ये पढ़ लेते हैं। एसिड हैव बीन क्लासिफाई एज मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक एसिड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ पे देखो HCl है, एक्वस मीडियम में हमने इसको डाला तो वो H+ और Cl- आयन में टूटेगा, तो उसने कितने H+ आयन दिए, एक, तो वो कैसा हो गया, मोनोबेसिक। इसी तरीके से एग्जाम्पल ले हम H2SO4 का, तो H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन के अंदर दो H+ आयन देगा और सल्फेट आयन देगा, तो ये कैसा हो गया, डाइबेसिक एसिड हो गया, क्योंकि ये दो बेस को न्यूट्रलाइज करेगा। तो ये होती है बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। ठीक है, अब देखो आगे है, व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और ए बेस इन ए वाटर सॉल्यूशन। जब वाटर सॉल्यूशन के अंदर एसिड और बेस को डालते हैं तो क्या होता है, तो देखो इसमें ये करवा रखा है इन्होंने एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो देखो क्या होता है, इन्होंने क्या कराया है कि 1 ग्राम सॉलिड NaCl लिया है ना,
और उसके बाद उन्होंने ड्राई टेस्ट ट्यूब में किया है और सेटअप द एपरेटस एज शोन, इसकी तरह से सेट कर लो 2.4 में जिस तरीके से दे रखा है, एक में एसिड ले लो, एक में बेस ले लो और क्या करो मतलब इन्होंने सबसे पहले किसके साथ किया है, 1 ग्राम सॉलिड NaCl लिया है, ठीक है, यानी कि सोल्ट लिया है। ऐड सम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब, कुछ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करो टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज देयर ए गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब, धीरे धीरे ऐड करेंगे तो क्या तुम ऑब्जर्व करते हो कि कुछ गैस निकलती है ना। टेस्ट द गैस इवोल्व सक्सेसिवली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर, और जो वो जब हम किसी भी उसके अंदर NaCl के अंदर जब हम H2SO4 ऐड करते हैं तो एक बार ड्राई लिटमस पेपर, उसके जो गैस निकलती है उसके पास ड्राई लिटमस पेपर लेके जाओ और एक बार थोड़ा वेट यानी कि गीला लिटमस पेपर लेके जाओ तो देखो कि क्या होता है, ठीक है, ड्राई HCl गैस और HCl सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इससे क्या होता है, दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। यानी कि जब हम लिटमस पेपर गीला लेके जाते सूखा ड्राई लिटमस पेपर लेके जाते तो उसके अंदर कोई रिएक्शन ही नहीं होती, यानी कि लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम उनके पास क्या लेके जाते हैं, वेट लिटमस पेपर गीला लेके जाते हैं तो वो HCl जो गैस निकलती है ना वो क्या करती है कि वेट लिटमस पेपर की प्रेजेंस में वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन बना लेती है। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, और वो क्या करेगा, एग्जिस्ट अलोन अकेला नहीं कर एग्जिस्ट नहीं करता हाइड्रोजन आयन, वो वाटर के साथ मिलके क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन। और ऐसा ही सेम जब हम NaOH के साथ करेंगे तो भी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na+ और OH आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा वाटर की प्रेजेंस में, बेस की ये रिएक्शंस होती हैं। इसी तरह से KOH लेंगे तो भी, MgOH लेंगे तो भी ये टूट जाएगा। बेसिस जनरेट्स हाइड्रोक्साइड्स आयंस इन वाटर, बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलाई, यानी कि देखो सारे बेसिस वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते हैं, जो सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर जो बेसिस उनको हम एल्कलाई कहा जाता है, ठीक है। तो ऑल बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, एन एल्कलाई इज ए बेस दैट डिजोल्व इन वाटर, दे आर soapy to touch, bitter and corrosive, never test or touch them as they may cause harm, क्योंकि वो सीधा टच नहीं करना चाहिए क्योंकि वो हार्म हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बना लेंगे, क्योंकि अपोजिट होता है तो सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। अब देखो अब इन्होंने क्या कहा है इस एक्टिविटी के जो 2.10 है इसमें उन्होंने बताया कि कभी भी एसिड्स के अंदर सीधा वाटर ऐड नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए भाई, क्योंकि देखो द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड और ए बेस इन वाटर इज ए हायरली एक्जोथर्मिक, है ना, बहुत ज़्यादा एक्जोथर्मिक होता है यानी कि बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। तो वाइल मिक्सिंग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड विद वाटर, तो हमें ध्यान रखना चाहिए, बहुत ध्यान से करना चाहिए। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लो टू वाटर विद कॉन्स्टेंट स्टेरिंग, यानी कि अगर हमें डाइल्यूट करना है एसिड को तो हम पानी के अंदर एसिड ऐड करेंगे, ना कि एसिड के अंदर पानी, ठीक है, और धीरे धीरे हिलाते हुए। If water is added to a concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burning, ठीक है। अगर हम सीधा पानी ऐड कर देंगे ना एसिड में तो बहुत बड़ा धमाका होगा क्योंकि वो एक्जोथर्मिक होता है और वो हमारा सॉल्यूशन ही जल जाए, हो सकता है हम भी जल जाएं साथ में, ठीक है। तो ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग, ठीक है, और जिसमें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो भी हमारा टूट जाएगा, ठीक है। लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन, ठीक है, ऑन द कैन ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल और हाइड्रोक्साइड जो हैं उनके ऊपर भी ये सब लिखा रहता है, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं जब हम वाटर के अंदर एसिड क्यों मिलाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम वाटर के अंदर एसिड मिलाते जाते हैं ना तो उसकी कंसनट्रेशन एसिड की क्या होती जाती है, धीरे धीरे बढ़ती है, एकदम से नहीं बढ़ती और धीरे धीरे हिलाते हुए बढ़ती है।
तो इसलिए वो क्या हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है और कम विग्रेरियस होता है, यानी कि बर्निंग आउट नहीं होगा उसके बेसिस पे। ठीक है, तो ये था हमारी केमिकल रिएक्शंस एसिड एंड बेस की। ठीक है, अब देखो अगला हमारा टॉपिक आता है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, कि भाई हम कैसे मेजर करेंगे कि कोई एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग है या फिर कोई एसिड हमारा क्या है, वीक है, या फिर मैं बोल दूँ कि भाई कोई बेस स्ट्रॉन्ग है या कोई बेस वीक है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, तो ये हमें पता चलता है हमारे पीएच स्केल से। तो पीएच स्केल हमारा क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सल इंडिकेटर्स को मिला के पीएच स्केल हमारा बनाया जाता है। ठीक है, तो हम इसको करने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर की सहायता से जो डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स को मिला के बनाया गया है उसकी हेल्प से हम हाइड्रोजन आयंस का टेस्ट करते हैं कि भाई कितनी कंसंट्रेशन है इसकी, और वो अलग अलग कलर देगा। ठीक है, तो पीएच स्केल के अंदर हम क्या करते हैं कि हम कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और OH आयंस को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि पीएच स्केल हमारा क्या होता है, इट इज ए स्केल यूज फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। द P in pH stands for पोटेंज विच मीन्स पावर इन जर्मन, जिसका मतलब क्या होता है, P फॉर स्टैंड फॉर पोटेंज, जिसका मतलब होता है पावर। इट हैज़ ए वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम 0 to 14। ठीक है, पीएच स्केल की रेंज क्या होती है, 0 से स्टार्ट होता है 14 तक जाता है। ठीक है, पीएच इज ए नंबर विच इंडिकेट्स द एसिडिक ए बेसिक नेचर ऑफ ए सॉल्यूशन। पीएच क्या है, एक तरीके का एक नंबर होता है जो इंडिकेट्स करता है कि ये एसिडिक नेचर का है और ये बेसिक नेचर का है। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, लोअर इज इट इज पीएच वैल्यू, यानी कि पीएच वैल्यू कम आएगी जितना H+ आयन्स उसमें ज़्यादा होंगे। ठीक है, पीएच मीन्स हम बोल सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन्स। अगर पीएच हमारी 7 से ज़्यादा है तो सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा, बेसिक होगा। अगर पीएच 7 के बराबर है तो हमारा न्यूट्रल होगा सॉल्यूशन, और अगर पीएच हमारी 7 से कम है तो कैसा होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, तो देखो पीएच स्केल में क्या होता है, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट उससे मिलके बना होता है ये, और ये मार्क होता है यहाँ पे। ठीक है, 14 तक। अगर किसी भी पीएच की किसी भी सॉल्यूशन की पीएच 7 है तो वो कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, अगर इधर मतलब 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा होगा, राइट हैंड साइड बेसिक सॉल्यूशन होगा। यहाँ तक यानी कि 10 तक लगभग हम मानते हैं कि वीक बेस या लेस बेसिक है सॉल्यूशन, और 14 जिसका हो गया वो 10th के बाद जो सॉल्यूशन की पीएच होगी 11, 12, 13, 14 वो स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर आते हैं। इसी तरीके से 7 से कम है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा हमारा। ठीक है, 5 तक हम मानते हैं 5 से 4.5 तक ही वीक एसिड है, उससे कम अगर पीएच आती है तो वो कैसा एसिड हो जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है। ठीक है, और ये किसने फर्स्ट टाइम बताया था पीएच स्केल के बारे में, सोरेनसेन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था। देखो ये दे रखा कि इधर चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा क्या होता है, एसिडिक नेचर बढ़ता है, और अगर राइट हैंड साइड चलते हैं तो OH आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ता हुआ बताता है ये, तो बेसिक नेचर यहाँ पे बढ़ता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि ये डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस दे रखे हैं और इनकी पीएच पूछी है कि भाई कितनी कितनी पीएच होती है हमारी। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या है कि ये क्या है, पीएच स्केल्स है। ठीक है, अब जैसे सॉल्यूशन एसिड बेसिक है तो कलर ऐसा होगा ब्लू, अगर एसिडिक है तो ऐसा कलर होगा, और अगर न्यूट्रल है 7 पे तो ऐसा कलर होगा। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस की जो पीएच है वो लगभग हम कितनी मानते हैं, 1। ठीक है, तो कैसा सॉल्यूशन होगा ये, एसिडिक। लेमन जूस की 2.2, तो ये भी कैसा होगा, एसिडिक होगा। प्योर वाटर और ब्लड की जो पीएच है वो कितनी होती है, 7.4, लगभग लगभग एल्कलाइन ही होगा ये। ठीक है, इसी तरीके से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच कितनी होती है, 10 होगी, तो इसका क्या नेचर होगा, बेसिक नेचर होगा। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बेस होगा, इसकी पीएच कितनी होती है, 14 होती है। ठीक है, तो ये है
हमारा पीएच स्केल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है आगे कि डिफरेंट पीएच के लिए, मतलब पीएच हमारे डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है उनकी, या पहले मैं तुम्हें ये करा दूँ। ये जो दे रखा है सलाइवा बिफोर, ये मैंने बनाया है इसका चार्ट, कैसा क्या होता है देखो। सलाइवा बिफोर मील, खाना खाने से पहले, इसका कलर कैसा होता है, कलर ऑफ पीएच पेपर ग्रीन होगा और इसकी पीएच वैल्यू 7.4 होगी और वो कैसा होगा, स्लाइटली बेसिक होगा। सलाइवा आफ्टर मील येलो कलर का, ठीक है, और 5.8 यानी कि एसिडिक हो जाता है नेचर। लेमन जूस पिंक, ठीक है, पिंक कलर हो जाएगा पीएच पेपर का, 2.5 होगी और ये एसिडिक होगा। कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक लाइम ग्रीन कलर होगा, 6 होगी और स्लाइटली एसिडिक होगा। कैरेट जूस येलो ग्रीन कलर होगा, 5.6 होगा और एसिडिक होता है। कॉफ़ी येलो कलर का हो जाएगा, पीएच पेपर 5 होता है और एसिडिक नेचर का होगा। टोमेटो जूस बिंज कलर का होगा, 4.1 होगी इसकी अप्रॉक्स पीएच और एसिडिक होगा। एक मोल, या मैं बोल दूँ मोलरिटी NaOH, तो इसका कलर कैसा होगा, पर्पल होगा और क्या होगा, अप्रोक्स पीएच 14 होगी और ये बेसिक होगा। HCl का रेड होगा और पीएच 1 होती है और ये एसिडिक होता है। ठीक है, तो ये हमें जो NCERT में दे रखी थी उसका मैंने तुम्हें बता दिया है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, हमारी एवरीडे की जो लाइफ है उसमें पीएच का क्या रोल होता है, ये अब हम देख लेते हैं। ठीक है, देखो इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन लाइफ। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन ए नैरो रेंज ऑफ पीएच change. Our body works normally within a pH range of 7 to 7.8. ठीक है, हमारी बॉडी किस पे अच्छी तरीके से रिएक्शन या रिएक्ट करती है, कितनी पीएच चाहिए उसको, 7 to 7.8 एनिमल्स और प्लांट्स के लिए। When the pH of rain water goes below 5.6 it is called acid rains. Acid rains क्या होती है भाई, देखो एनवायरनमेंट के अंदर जो हमारे नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, नॉन मेटेलिक होते हैं, वो एसिडिक नेचर होता है। ठीक है, एसिडिक नेचर होता है और जब वो वाटर जब बारिश होती है तो वो वाटर के साथ रिएक्शन करके और वो क्या बना लेते हैं, एक एसिड की फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं एसिड रेन, जो हार्मफुल होती है ना, और उसकी पीएच 5.6 से भी नीचे होती है। व्हेन एसिड रेन flow into the rivers, it lowers the pH of the river water and makes the survival of active aquatic life difficult। और इससे क्या हो जाती है, pH कम हो जाने से जो एक्वेटिक एनिमल्स होती है वो अच्छे तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाते, उनके लिए मुश्किल हो जाती है। pH of the soil, every type of plant required a specific pH range। ठीक है, for healthy growth, therefore the nature of the soil is known first by testing its pH and then a particular crop is grown in it। ठीक है, तो मतलब अगर हमें किसी पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए पर्टिकुलर पीएच चाहिए होती है, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो सुटेबल फॉर सेलेक्टिंग द फर्टिलाइजर फॉर ए पर्टिकुलर क्रॉप बाय नोइंग द पीएच ऑफ द सॉइल। ठीक है, अब देखो अगर हमें पीएच पता है सॉइल की, हम टेस्ट कर लें उसका, तो हम उसके अकॉर्डिंग फर्टिलाइज वगैरह यूज करते और उसको सुधार कर सकते हैं उस मिट्टी में। ठीक है, जो उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए इम्पोर्टेंट या मैं बोल दूँ कि यूजफुल होती है उस तरीके से। अब यहाँ पे क्या होता है, ये तो हो गया पीएच ऑफ सॉइल की बात। अब देखो पीएच इन प्लांट्स। Stings hairs of nettle leaves inject methanoic acid in the skin, the which causes burning pain। ठीक है, एक प्लांट्स होता है जिसको हम नेटल प्लांट्स कहते हैं, वो मैथेनोइक एसिड्स अगर हम उसके आसपास से गुजर रहे हैं तो वो क्या कर देता है, मैथेनोइक एसिड होता है उसके अंदर, वो हमारी क्या कर देता है, हमारे स्किन्स में उसको इंजेक्ट कर देता है, जिससे हमें बर्निंग और पेन होता है। और इससे क्या होता है भाई, एसिडिक होता है वो, तो उस अफेक्टेड एरिया पे हम क्या लगाएंगे,
उसके आसपास ही एक डॉग प्लांट होता है जो कि कैसा नेचर का होता है, वो नेचर उसका बेसिक होता है, उसी नेटल प्लांट के आसपास ही मिलता है। तो उसको उसके ऊपर रब कर लो, नेटल प्लांट्स जहाँ पे लगा है तो वो उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है और बर्निंग और पेन इफेक्ट कम हो जाता है। pH in our digestive systems, HCl present in the stomach help in the digestion of food जिसकी pH 5.5 होती है। During indigestion the stomach produce too much acid, इट कोजेज पेन एंड इरिटेशंस। देखो एसिडिटी हो जाती है ना कभी कभी किसी को, तो क्या होता है कि जो ऐसे पीएच है ना एच सी एल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसकी पीएच बहुत कम हो जाती है, तो इससे हमें इरिटेशन और पेन होता है। तो टू करेक्ट द डिस्टर्ब्ड पीएच रेंज, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि कैसा नेचर होता है, MgCO3 जिसको बोलते हैं, उसका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। या फिर हम एंटासिड्स को ही दवाई लेते हैं उस इफेक्ट को कम करने के लिए, इनो वगैरह लिया जाता है, ठीक है। pH चेंज लीड्स टू टूथ डिके। टूथ एनिमल इज मेड ऑफ ए कैल्शियम फॉस्फेट एंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। ठीक है, किससे बना होता है, जो हमारे मसूड़े होते हैं वो कैल्शियम फॉस्फेट से, और ये एक बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है ये। इफ़ द pH इनसाइड द माउथ डिक्रीज बिलो 5.5, जो कि कैसी हो जाती है, एसिडिक हो जाती है, द डिके ऑफ टूथ एनिमल बिगेन्स, और ये इसको तोड़ना शुरू कर देती है। ठीक है, जो हमारे टूथ एनामिल्स होते हैं उनको। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ डिग्रेड्स द शुगर एंड लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल्स एंड प्रोड्यूस एसिड्स एंड रिमेन्स इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। जब हम अच्छे से ब्रश नहीं करते ना, हम मीठा चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं, तो हमारे मुंह के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या कर देते हैं, वो जो फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों मसूड़ों में लगे रह गए उनको क्या कर देते हैं, उनका ब्रेक डाउन कर देते हैं, डिग्रेडेड कर देते हैं, और उससे क्या प्रोड्यूस हो जाता है, एसिड्स, और वो एसिड हमारे दांतों को खराब कर देता है। तो ये है डेली लाइफ में पीएच का यूजेज। ठीक है, अब आगे हमारा जो मेनली ये सब इसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, मैंने वही पढ़ाया नोट्स के थ्रू। ठीक है, अब देखो ये सब पढ़ा दिया है मैंने, ये बता दिया है किसका क्या होता है नेचर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो सोर्स के बारे में बात करेंगे, जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके।